अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में छुट्टियां एंजॉय करने की बजाय पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर मारिया गनी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या करने लगे हैं पेपर पैटर्न। आपका जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस किस्म का पेपर आएगा और आपने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। डिटेल में अटैम्प्टेशन के लिए जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो हम तब फिर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पेपर पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप पेपर पैटर्न पे देखें तो सबसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 15 मार्क्स। पहले भी पता है आप लोगों को कि आप लोगों के पास जो सेक्शन ए है वो MCQs की फॉर्म में होता है। व्हाट आई हैव डन हेयर, मैंने यहाँ पे जो सारे MCQs हैं उनके साथ मार्क कर दिया हुआ है कि कौन सा MCQ किस चैप्टर में से गिवन है। लाइक सेकंड वाला आप देखें तो वो यूनिट 11 में से है और यूनिट 11 इस दफ़ा आपके कोर्स में नहीं है, तो वो मैंने मेंशन किया। अच्छा, फिर आप लोगों में से लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्लेन होती है, मैम आप चैप्टर के बीच में से दे देती हैं, आप कंसेप्चुअल में से दे देती हैं। तो इसीलिए हम जो है वो सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि आपको आपकी टीचर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे देती हैं। अगर आप जो है वो इन MCQs को गौर से देखें, लाइक अगर आप इस सेकंड वाले को ही देख लें जो चैप्टर आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं भी है, तो ये MCQ आपके पास चैप्टर के बीच में से आया हुआ है। लेकिन अगर हम थर्ड वन को देखें तो वो एक्सरसाइज में से आया हुआ है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बोर्ड में जो एक्सरसाइज में ही MCQs दिए होंगे वही आए। अब आप अगर ध्यान दें तो चैप्टर्स के एंड पे जो MCQs दिए हुए हैं उनमें से हार्डली किसी चैप्टर में चैप्टर बेस्ड MCQs हैं, अदरवाइज़ आपके पास ग्रामर ही की एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। तो इसलिए आपके पास ऐसे MCQs आ सकते हैं और उनको अटैम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने चैप्टर को थॉरोली रीड करें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप स्किप ना करें। फिर मैंने क्या किया है, मैंने इसमें जो है वो जो ग्रामर वाले MCQs हैं उनमें साथ ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा वाला MCQ जो है वो किस किस्म की ग्रामर में से आया हुआ है। लाइक टाइप्स ऑफ वर्ब्स में से हैं, कुछ प्रेपोजिशंस में से हैं, प्रोनाउन में से है, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद एट द एंड मैंने ना एक जो है वो रेशियो बनाई है। लाइक आपके पास जो टोटल 15 MCQs हैं उनमें से 5 MCQs सिर्फ ऐसे हैं आपके पेपर पैटर्न में जो चैप्टर्स में से आए हैं। उन 5 में हमारा ये जो लास्ट स्पेलिंग वाला MCQ है हम इसको भी काउंट कर रहे हैं। बाकी के जो 10 हैं वो आपकी बैड लक समझें आप या इसको जो भी समझें, वो आपकी ग्रामर बेस्ड जो है वो MCQs हैं। अब अगर आप इनको देखें, लाइक ये 9th वाला और 11th वाला ही MCQ आप देख लें, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराती रही हूँ मैं कि सेंटेंस आपको गिवन होता है, वर्ड अंडरलाइन हुआ होता है और आपसे पूछा हुआ होता है कि ये किस टाइप में लाई करता है। लाइक उन्होंने फर्स्ट वाले में आपको बता दिया है, 9th वाले में आपको बता दिया हुआ है कि ये आपकी कोई एक टाइप ऑफ वर्ब है, क्योंकि सब में वर्ब की टाइप्स के नाम सब ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए अगर आपको सारी की सारी टाइप्स नहीं पता होंगी तो आप कभी भी अपने सारे MCQs सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ MCQs होंगे वो आपके वो ब्लैंक सी फॉर्म में भी हो सकते हैं, और अगर आप इस 5th वाले को देखें तो ये भी टोटली कॉन्सेप्चुअल है चैप्टर में से, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आपके पास लैंग्वेज के पेपर्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है जो हमारा टोटल 60 मार्क्स का है, उसमें हमारे पास पहले आता है सेक्शन बी जो कि 40 मार्क्स का है। उन 40 मार्क्स में पहले नंबर पे आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2। 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि रिड्यूस सिलेबस की वजह से और स्कूल्स बंद रखने की वजह से 90% चांसेस ये हैं कि जो एटलीस्ट इसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं।
बाकी के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बॉक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्री रीडिंग के हो सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी समझाया है कि जब भी हम पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो हम पहले पास होने की तैयारी करते हैं, उसके बाद हम टॉप करने की तैयारी करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आपने सब चैप्टर्स के सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, बाकी की प्रिपरेशन करनी है और एट द एंड आपने जो आपके बॉक्स क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है। खैर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ चैप्टर्स में से आएँ, उसमें पोइम्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और पोइम्स क्या, आप वैसे तो बुक में 2 पोइम्स हैं लेकिन आपके पास इस वक्त सिलेबस में सिर्फ एक ही पोइम है, डैफोडिल्स यूनिट 5। ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पोइम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका, उसके दोनों पार्ट्स, और एक ही पोइम है तो ऑलरेडी दोनों जगह पे वो पोइम आ रही है, तो 95 to 98% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में आपका यूनिट 5 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो यहाँ पे तो जो आपको स्टैंजा दिया हुआ है वो यूनिट 8 में से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्री 9th में यूनिट 8 पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन अभी आपके पास रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका निकाल दिया गया है। आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सिर्फ यूनिट 5 में से आएंगे। यूनिट 5 के सिर्फ 4 स्टैंजाज हैं और आप उनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग जब आपके पास आएगी तो आपके लिए मस्ट है, जैसे मैं आपको टेस्ट में भी बताती रही हूँ, आपके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी मैंने बताया था कि रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है। और अब तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, एक ही रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट आपने याद करना है। वो क्या है? नेम ऑफ पोइट क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। प्लीज़ स्पेलिंग ठीक याद करिएगा। और नेम ऑफ पोएम क्या है आपका? डैफोडिल्स। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको याद करनी हैं, इम्पॉर्टेंट। अब इसके सेपरेट मार्क्स नहीं काउंट किए जाते, लेकिन अगर आपने ये लिखा हुआ है और आपकी पैराफ्रेजिंग में कोई छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स हो गई हैं तो आपका ये रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट उसको कवर कर देता है। खैर, हमने पैराफ्रेजिंग भी की है स्टैंजास की और कॉम्प्रिहेंशन भी की है। इस बात को माइंड में रखना है कि आपका जो ए पार्ट है उसमें सिर्फ पैराफ्रेजिंग मांगी भी होगी और पैराफ्रेजिंग वाले क्वेश्चन में ही पैराफ्रेजिंग लिखनी है। बी पार्ट में आपको कोई और स्टैंजा दिया होगा और उसके क्वेश्चंस दिए होंगे। तो जो आपका ये बी वाला पार्ट है जिसमें है रीड दी फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस, अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर्स में भी ऐसा किया है, अभी टेस्ट में भी, कि जहाँ पे स्टैंजा की कॉम्प्रिहेंशन दी हुई है, पैराफ्रेजिंग का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, फिर भी उन्होंने पैराफ्रेजिंग अटैम्प्ट की है। तो आपकी जो ई शीट्स हैं उस पर इतनी स्पेस नहीं होगी। बराए मेहरबानी अननेसेसरी आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ जो आपको गिवन ही नहीं है, जो आपसे पूछी ही नहीं गई, उसको अटैम्प्ट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो आप उन क्वेश्चंस ही का आंसर करेंगे, यहाँ पे आप पैराफ्रेजिंग अटैम्प्ट नहीं करेंगे। फिर आपके पास आता है, अच्छा ये जो हमारे पास पोएम है इसमें से एक ही पोएम है आपके पास और इसमें कोई भी चॉइस नहीं गिवन होगी। पहले ऐसा होता था कि पैराफ्रेजिंग में चॉइस दी हुई होती थी, लेकिन क्योंकि एक ही पोएम है उसी में से आपको पैराफ्रेजिंग आनी है, उसी में से कॉम्प्रिहेंशन आनी है, तो कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन एक पोएम सिर्फ प्रिपेयर करके आप अपने 9 मार्क्स ईजीली सिक्योर कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5 मार्क्स का है और इसमें आपकी आ रही हैं वॉइसेस, वो ख़तरनाक क्वेश्चन जिससे आप सबको बहुत डर लगता है। आई ट्राई इंशाल्लाह कि हम इस वीक की ऑनलाइन क्लासेस में, जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत वॉइसेस का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से लेके चलूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे क्लास में जब वॉइसेस करो एक एक टेंस को लेके तो वो ठीक करते हैं, लेकिन जब वो 3-4 टेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो वो उनसे अटैम्प्ट नहीं करने होता और बोर्ड में आपके 12 के 12 टेंसेस में से ही वॉइसेस होंगी एक ही जगह पे गिवन, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो वो उसके मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि क्या आपने जो है वो निशानियाँ रखनी है जिसके थ्रू आप वॉइसेस को इजीली अटैम्प्ट
कर सकते हैं। वॉइसेस के बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में मैं ऑलरेडी आपको जो है वो बता चुकी हूँ कि कैसे आप निशानियाँ रख के, कौन कौन सी निशानी रख के कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम क्लास में काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, अभी टेस्ट सेशन में भी हम करते रहे हैं। अगर होपफुली हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको भी दोबारा से देखेंगे। देन यू हैव पंक्चुएशन। अच्छा, पंक्चुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस दिया हुआ हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक पैसेज दिया हुआ हो जिसमें 3 to 4 या एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस हों, मार्क्स उसके 3 ही होंगे। 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी पंक्चुएशन भी चैप्टर ही के बीच में से, बुक में किसी भी चैप्टर के बीच में से दी होती है। तो अगर आपने चैप्टर्स को थॉरोली रीड किया हुआ होगा, जैसे आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपके पास अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आप इस पंक्चुएशन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशंस भी मार्क करवा दी हुई हैं, अगर आप उनको भी ध्यान से देखें तो अगर कोई उनके अलावा भी पंक्चुएशन का पार्ट आ जाता है तो उन पंक्चुएशंस को जो मार्क करवाई हुई हैं प्रिपेयर करके आपको इतनी नो हाउ हो जाती है कि आप एक अनसीन पंक्चुएशन पैसेज अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैम आप इतने सारे लेटर्स याद करा देती हैं, बोर्ड वालों ने सिर्फ 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम सिर्फ वही प्रिपेयर करेंगे। तो बेटे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको लेटर में चॉइस दी हुई हो। ये हो सकता है कि उन 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक दिया हुआ हो और कोई भी चॉइस ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 टॉपिक्स हों जिनमें से एक टॉपिक तो आपके कोर्स वाला हो। ठीक है, जैसे ये हमारा सेकंड वाला टॉपिक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज हर मदर। ये ग्रामर की बुक में से है, लेकिन साथ में एक ऐसा टॉपिक भी हो सकता है जो ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं है ना ही आपके ग्रामर में है, लाइक कोर्स में कहीं मेंशन नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे आपकी सेल्फ राइटिंग आ जाएगी, जैसे राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन स्पीच कंपटीशन। आपके पास सक्सेस इन एग्ज़ाम वाला है तो उसी को आपने चेंज करना होगा स्पीच कंपटीशन वाले के अकॉर्डिंग। फोकस करें तो मेन पॉइंट वही है सक्सेस वाला, सिर्फ कंपटीशन चेंज हो गया, एग्ज़ाम की बजाय जो है वो स्पीच कंपटीशन हो गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एज इट इज़ वही पुराना वाला, वही एग्ज़ाम वाला लेटर अटैम्प्ट कर लेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपके पैटर्न के मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा बताया है कि बोर्ड वालों ने नया रूल जो है वो स्टार्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है कि हमारा जो लेटर है उसके सैल्यूटेशंस, उसके पैटर्न के मार्क्स सिर्फ पैटर्न लिखने से नहीं मिलेंगे, आपके लिए मस्ट है कि आपने पूरा का पूरा लेटर अटैम्प्ट करना है। खैर, फिर उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ में भी हम अगर देखें तो ग्रीन पाकिस्तान जो है वो कोर्स में कहीं भी नहीं दिया हुआ, और अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे एक नेशनल हीरो हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि नेशनल हीरो का टॉपिक दिया हुआ हो, कोई एक स्पेसिफिक हीरो भी मेंशन किया हो सकता है। अब दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं तो उसमें चॉइस है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट या एग्जैक्टली फ्रॉम द कोर्स टॉपिक आ जाएगा तो उसमें आपके पास चॉइस अगेन अवेलेबल नहीं होगी। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, उस वो भी आपका 6 मार्क्स का हो गया है, पहले 8 मार्क्स का हुआ करता था 9th क्लास का। इसमें क्या है, इसमें आपके पास चॉइस है कि एक डायलॉग दिया होगा या हो सकता है 2 डायलॉग्स दिए हों। वैसे कम चांसेस हैं इस दफ़ा 2 डायलॉग्स के आने के, एक ही डायलॉग होगा और आपके पास ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस होंगे। 9 to 10 ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, आपने उनको ट्रांसलेट करना है या फिर डायलॉग अटैम्प्ट करना है। अब अगर आप इस डायलॉग के टॉपिक को भी देखें तो ना तो ये टेक्स्ट बुक में है ना ये ग्रामर की बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो आपके ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे ग्रामर की बुक में से दिए हुए हैं, उसी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अच्छा, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये 70 to 80 वर्ड्स वाला। यहाँ पे 70 to 80 वर्ड्स है और ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ जो है वो लिमिट दी हुई होगी, ये देखें 6 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स।
अब जब हम वर्ड्स की वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो जब हम वर्ड्स चेक करते हैं तो उसमें हमारे आर्टिकल्स आ एंड द और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़ आर एम वॉज वर वगैरह, इनको हम काउंट नहीं करते। लाइक हमारे वर्ड काउंट में ये वाले वर्ड्स आर्टिकल्स और हेल्पिंग वर्ब्स काउंट नहीं होते। अब आपके पास पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और आप उनके वर्ड्स गिनते रहें, या आपने जो पैराग्राफ अटैम्प्ट करना है आप उसके वर्ड्स गिनते रहें। ये 30 to 40 वर्ड्स का मतलब है 3 to 4 वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर में लिखने हैं। अगर तो आपने वो लिख दिए हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लाइक आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान का आंसर निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ही लिखते हैं। सिर्फ इतना आंसर लिखने पे आपके 3 मार्क्स जस्टिफाई नहीं होते, आपके 30 to 40 वर्ड्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसी निशान हैदर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई वैलिड पॉइंट देना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम 70 to 80 वर्ड्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 8 to 9 वैलिड पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनको हम एक सेपरेट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। हम कहते हैं ना इतने पॉइंट्स दे दें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो 7 to 8 या 8 to 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके उस पैराग्राफ में होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड कोटेशंस इन योर पैराग्राफ्स। आपके पास नोट्स में ऑलरेडी कोटेशंस दी हुई हैं, उसके अलावा जो है आजकल स्टूडेंट्स की हैबिट है कि वो अपनी पिक्चर्स जब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो साथ बहुत ही प्यारी करके बोल्ड में एक कोटेशन लिख देते हैं। तो ये आई थिंक एक अच्छी हैबिट है कि इससे आपकी जो है वो रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है। अनकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो कोट्स जो है वो सेव होती जा रही हैं, तो जब उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपके पास आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी वो जो फजूल किस्म की शेर व शायरी वाली कोटेशंस आप देते हैं, कैप्शंस आप देते हैं, उसकी बजाय अपनी पिक्चर्स के साथ, अपनी पोस्ट के साथ कोई अच्छी कोटेशंस ढूंढा करें। उन कोटेशंस का फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम्स में ही होगा। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में वॉइसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।